नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता नजर दिल यूट्यूब चैनल से। आज हमारे बीच वार्ड नंबर 58 की एक डायनामिक निगम पार्षद मिसेज शिखा भारद्वाज जी हमारे बीच हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार जी। तो पहले तो अभी आपसे बात करते हैं कि जब आप निगम पार्षद बने तो बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कैसा फील हुआ और कैसा आपको लोगों का, जनता का प्यार मिला, और अचानक आपने राजनीति में आप आए, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड की राजनीति रही या अचानक आपका आगमन हुआ? बहुत सारे सवाल हैं जो मिक्स भी हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शुरुआत से शुरू करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड से। मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ना मेरे पेरेंट्स पॉलिटिक्स में रहे और ना इन लॉज में कोई। मैं बिजनेस फैमिली से ज़रूर आती हूँ और यहाँ पर शादी के बाद मैं फैमिली ऑफ इंजीनियर्स में मेरी शादी हुई। सभी लोग इंजीनियर्स हैं या फिर टीचिंग बैकग्राउंड में हैं और मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो हम लोगों का कहीं भी पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, वही चीज़ है कि फिर अचानक आप कैसे एंट्री की आपने? अचानक रहा या कुछ एक सोच के आप? हाँ, ये विजन की बात है। हाँ। 2014 से मोदी जी के विजन ने इतना इम्प्रेस किया मुझे कि हाँ, जो मैं सोचती हूँ ऐसा वास्तविक में हो सकता है। ओके। इट कैन हैपन इन रियलिटी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, हम लोग भी करते थे कि हर रोज़ शाम को कुछ ना कुछ डिस्कशंस हो रही हैं कि ऐसे गवर्नमेंट की क्यों नहीं करती, सिस्टम ऐसे क्यों नहीं चेंज होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जब बाहर निकल के बात करने की बारी आती है तो अभी भी होता है, हम किसी से किसी चीज़ का फीडबैक लेते हैं या कोई सर्वे करवाते हैं तो बहुत आसानी से लोग नहीं जवाब देते, लोग हेजिटेट करते हैं। ये पता नहीं क्यों है, लेकिन समाज में एक रहता है। तो तब मुझे ये लगा कि नहीं, अगर सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड दैट वाज देन कि जब मोदी जी आए, मैं इतना ज़्यादा उनके विजन से इम्प्रेस हो गई। आई टुक परमिशन ऑफ माई फैमिली और मैंने फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर किया। तो जैसे अक्सर एक बात सुनने में आती है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई ना कोई गॉडफादर बनाना कंपल्सरी होता है, तो क्या आपने भी किसी की शरण ली या अपना डायरेक्ट एंट्री? बिल्कुल। मेरे गॉडफादर, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे गॉडफादर वही हैं जिनकी विजन पे मैं चल रही हूँ, मोदी जी ने। और सहारा मैंने कमल के फूल का लिया। ओके। तो वैसे मतलब पर्टिकुलरली कोई नहीं है कि किसी का उंगली पकड़ के संगठन में? मैं पूरा संगठन मेरा गॉडफादर है और मैं सबकी नहीं, जैसे कहते हैं एंट्री करने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। मैं कह रही हूँ कि मेरे तो संगठन मेरे गॉडफादर है। तो फिर डायरेक्ट आपने चुनाव का या इससे पहले कुछ गतिविधियों में शामिल रहे? 2017 में भी मैंने चुनाव के लिए, तब ना उस वक्त मैं आपको बताती हूँ, 2017 में 15 मार्च 2017 की बात करूँ तो 14 मार्च को रादर 3-3:30 बजे टीवी पे मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू आ रहा था। उस वक्त वो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा इस बार कि निगम चुनाव में बीजेपी नए चेहरों को देख रही है। तो नए चेहरों से मेरा, अब हम लोग अपने आप ही कुछ कुछ बना लेते हैं डेफिनेशंस, परिभाषाएं। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा वो है और आई एम एलिजिबल, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो डिफरेंट सोच से आते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मेरा हेल्प करेगा। तो मैंने अपना प्रोफाइल बनाया एक, एंड आई टुक इट एवरीवेयर वेयर एवर आई कुड। न्यूज़पेपर में लिस्ट आई कि ये बोर्ड मेंबर्स की, पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट बनी है, उसमें 10 नाम थे। मैंने उन 10 लोगों को अप्रोच किया, बड़े बड़े नेतागण थे साथ में, मैंने उन लोगों को अप्रोच किया। वहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल लेके गई। लोकल जितने भी लोगों से मुझे पता चला कि इनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए, जैसे हमारे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे रोशन कंसल जी, तो मेरा घर हर्ष विहार में है। हर्ष विहार से हमारा 85 लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन मुझे लेके, मेरा प्रोफाइल लेके, वो लोग सब हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, सब RWS और सब लोग जो भी समाज के लोग थे, हर्ष विहार से सब लोग गए मेरा प्रोफाइल देने। मतलब दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ, हमारे घर के बच्चे ने ये सोचा। तो एक तरह से वो जो लोग हैं वही आपके लिए, वो मेरा गेज पे बन गया। हाँ, समाज मेरे लिए गॉडफादर, इंस्पिरेशन, वही गॉडफादर हम कह सकते हैं। और वो मेरा एंट्री पॉइंट आप समझ लो फुल फ्लेज पॉलिटिक्स में। अब टिकट भी अनाउंस हो गई
मीनाक्षी बेनीवाल जी को टिकट मिली। आज टिकट अनाउंस हुए, दैट वाज अ संडे, एंड मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे आई वाज द फर्स्ट वन जो वहाँ पर पहुंची मीनाक्षी जी की चुनाव कार्यालय में, और पूजा हवन होना था। मैं सबसे पहले जाके उनका हाथ पकड़ा। वो दिन है, आज का दिन है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जब आपको टिकट मिला तब आपको क्या फील हुआ? क्योंकि जब मीनाक्षी की बात, तो फिर अब 2022 में 12 नवंबर को जब लिस्ट में मेरा नाम आया, तब ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ, संगठन सभी कार्यकर्ताओं पर नजर रखता है। आपकी डे टू डे वर्किंग, आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग, आपका क्वालिटी ऑफ वर्किंग, आपका बिहेवियर, एवरीथिंग मैटर्स। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ मैटर करता है, और संगठन हर चीज पर नजर रखता है और मौका मिलता है। आप ये देखिए ना, मेरा गृह मंडल कोई और है, गृह वार्ड कोई और है, गृह विधानसभा भी कोई और है, तो मुझे पार्टी ने किसी और वार्ड में, किसी और विधानसभा में चुनाव लड़ने भेजा, कुछ सोच समझ के भेजा हो, और फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत के नाते भी, पॉलिटिकल भी, कि जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया, तो मैं उस विश्वास पर खड़े उठी, और मैं वही कोशिश भी कर रही हूँ। तो जैसे आपके जिस टाइम आपको टिकट मिला था, उसके बाद आपका कैंडिडेट बना, तो एक बड़ा मुद्दा उठा कि भी एक तरह से रॉकेट एंट्री डाल दी गई हमारे उसमें, तो आपको फिर यहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिला उस टाइम पे? क्योंकि तो एक बार के लिए तो सब डिस्टर्ब हुआ था सब कुछ। हाँ, कई लोग डिस्टर्ब, क्योंकि लोग यहाँ के थे नहीं, और आपको वैसा भी शिकायत यहाँ के क्षेत्र की, बट ऑब्वियस एंड दैट इज नेचुरल आल्सो, वो रिएक्शन नेचुरल होता है। कहीं भी हम लोग सब पत्थर थोड़ी ना। तो कितने दिन आपको लगे उसको डैमेज कंट्रोल करने में? तभी उसी वक्त मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया। मैंने लिस्ट में जब अपना नाम देखा, सबसे पहला फोन मैंने पूर्व निगम पार्षद जी नीरज गुप्ता जी को मिलाया, अगला फोन मैंने मंडल अध्यक्ष जी को मिलाया। मैंने तो मैं आपको बताती हूँ, मैं जिले की कोर टीम में थी, तो ये सब इंस्ट्रक्शंस बनी थी कि भाई जब भी किसी को भी कैंडिडेट को अनाउंस होता है तो सबसे पहले आपने ये करना है। मंडल अध्यक्षों को हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी कैसे ऐसे, तो वो जो निर्णायक समिति थी जिसमें हम कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे थे कि ये करने हैं, मैं तो खुद उस टीम की सदस्य थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी। तो पहले से प्रिपरेशन माइंड में तो हो ही जाती है कि भाई ये सब चीजें होती हैं, ये तो मुझे पता था कि मुझे करना चाहिए, प्रोटोकॉल ये कहता है। एंड आई एम वन पर्सन, मैं एक हूँ कार्यकर्ता जो प्रोटोकॉल्स को निभाने में विश्वास रखती है। शायद उसमें कहीं ना कहीं मेरा वर्क एक्सपीरियंस बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर भी मैटर करता है, क्योंकि हम जब मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में काम करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होते हैं क्वालिटेटिव। तो जैसे भी आपने कहा कि आप कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में थे, तो जब आपने जॉब को स्विच किया एक तरह से पॉलिटिक्स में, तो उस वक्त का आपका मोमेंट क्या रहा? आपको क्या फील हुआ कि भी क्यों स्विच करना चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो भी ऐसे एकदम से नहीं था। मैंने पहले अपना टेक्निकल लाइन छोड़कर मैंने CSR में, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अच्छा, और एक कंपनी मैंने ज्वाइन की, वहाँ पर मैं बतौर वॉलंटियर जाती थी पहले। ओके। तो उनका CSR प्रोजेक्ट सब देखने, पहले तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप आके देखो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी फेशियल एक्सप्रेशन से देख लिया कि इसको अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आओ एज अ वॉलंटियर, आप आओ, जब भी आ सकते हो, जब भी आ सकते हो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा मतलब मन इतना उसमें जुड़ गया कि मैं तो हर रोज जाती थी। आई स्टार्टेड टेकिंग इट अप एज अ जॉब, कि जिससे मेरे को उनसे तनख्वाह मिल रही है। और वो दिन भी दूर नहीं रहा कि जब उस ऑफिस ने मुझे अपने पेरोल पे भी डाला, बिकॉज उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट उठा लिया, उसमें MOU में मेरा नाम डाला कि शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द होल प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मेरे नाम से उठा रहे हो, तो अब मैं कंपनी के पेरोल पे ना हूँ तो ही नहीं, तो मुझे जॉब ऑफर किया। तो ऐसे मैंने फिर, लेकिन वो पार्ट टाइम किया, हाफ डे का लिया, और धीरे धीरे मेरे पास जब जिले की जिम्मेदारी आ गई, मैं जिले में महामंत्री थी महिला मोर्चा में, अब हफ्ते में 2 दिन मैं नहीं जा रही हूँ, 3 दिन में कह रही हूँ मीटिंग्स है, मुझे असूलन बात गलत लगी, तो मैंने सबसे पहले अपनी सैलरी सरेंडर की, और फिर धीरे धीरे मैंने जॉब ही छोड़ी, पूरी तरह से जॉब छोड़ दी। तो फाइनली जब आप इलेक्शन को विन करके यहाँ आए, तो चूंकि जब वो एक मेल एरिया डोमिनेटेड एरिया था और आप एक फीमेल कैंडिडेट के रूप में आए, तो जो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे
सबसे पहले अगर वहीं की बात करें तो उनका एकदम कितना सहयोग आपको मिलना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू? मुझे तो जब भी लगता कोई है ट्रांजिशन क्योंकि- होता है ना हाँ। उसको टाइम लगता है, जी। क्योंकि ट्रांजिशन यहाँ पर सीट का ही नहीं था और हाँ। मेल और फीमेल डोमिनेटेड एरिया का ही फंडा नहीं था, ट्रांजिशन स्टाइल ऑफ वर्किंग का भी वर्किंग, था। ओके। हर आदमी आता है, उसका अपना उसका अलग अपना स्टाइल होता है स्टाइल, वर्किंग का, राइट। अपनी अलग एक सोच होती है। आपने पहले एक सवाल किया था कि मुझे लोगों का रिस्पांस कैसे है। वो लोगों का रिस्पांस तो आपको चुनाव के रिजल्ट से ही पता चल गया होगा। विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से, मैं ये नहीं कहती पूरी दिल्ली में या ज़िले में, लेकिन हाँ अगर मैं सिर्फ इस विधानसभा तक ही केंद्रित रहूँ तो इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से कोई सीट जीते हैं तो गीलगली जीते हैं। और उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सब क्रेडिट पार्टी का है और कार्यकर्ताओं का, और हाँ मेरी फैमिली का है। तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल है नहीं। एक चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या रही, क्योंकि मेरा फैमिली को बिल्कुल भी इलेक्शंस और पॉलिटिक्स का एक्सपोजर नहीं था, तो जो मैं उनको कह देती थी वो उनके लिए पत्थर की लकीर था। बस ये कहा है, ये करना है तो यही करना है। और ऐसे जी जान लगा दी सबने, वहाँ वाले लोगों ने भी, मतलब मेरे पेरेंटल साइड से भी और मेरे ससुराल वालों ने भी जी जान लगा दी, बस ये करना है। जिस तरीके से सबने अप्रोच किया मेरे को, इससे पहले अपने चुनाव लड़ने से पहले मुझे 3 बार महिला प्रमुख चुनाव प्रभारी के नाते भी काम करने का मौका मिला, तो वो एक्सपीरियंस जो पार्टी ने मुझे समय समय पर दिलवाया, गेन करवाया, वो यहाँ पर बहुत फायदेमंद मेरे चुनाव में। तो पूरी तरह चुनाव में अगर मैं किसी की चुनाव प्रभारी बनूंगी तो शायद मैं ऐसे चुनाव ना लड़वाऊं जैसे मेरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन अपने चुनाव में कैंडिडेट जो होता है वो पपेट होता है, एग्जैक्टली पपेट है, तो दूसरे की तरह ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जिन पर मैं अपना चला सकती थी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब वो तो वही जो मैंने कह दिया वो उनको कर गया। तो इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, और सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स रहा, मेहनत रही, जो रिजल्ट इतना अच्छा है। अब आपने सीट जीत के आने के बाद कुर्सी पर बैठकर जो स्टाफ हैंडलिंग और ये सब पूछा, जो ट्रांजिशन स्टाफ के लिए पूछा, ट्रांजिशन सीट का ट्रांजिशन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, मेल फीमेल डोमिनेटिंग या गेट वाला ट्रांजिशन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट मेरे लिए वो था मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो इन लोगों को भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। वो जो इनको टाइम लगा और उनको लगा कि कहीं हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं है, ऐसे तो कोई भी काउंसलर नहीं बोलता, ऐसे तो कोई भी काउंसलर नहीं सोचता और करता, लेकिन धीरे धीरे इनके मन में मेरे लिए विश्वास बैठा, और आज ये है, मतलब 1 महीने के अंदर आई कुड विन ओवर दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट जीत लिया। और आज ये है कि मैं रात को 2 बजे भी कोई कंप्लेन फॉरवर्ड करती हूँ तो अगले दिन सुबह 9 बजे हमारे स्टाफ जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है वो लोग वहाँ जाते हैं और मुझे अपडेट देते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप क्रिएट हो। मैंने यही कहा, हम जैसे वही बात है ना, वो हम IT इंडस्ट्री में थे, वहाँ पर SLA की बात होती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, कितने दिनों में कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आई है, ये इशू आया है, वहाँ से क्लाइंट साइड से आया है, कितने दिनों में खत्म होगा, हम इस टाइप की भाषा बोलते थे। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी या फिर अभी मैं MCD में हूँ, एवरीथिंग इज अ कॉर्पोरेट। एग्जैक्टली। तो मैं जब पॉलिटिक्स में संगठन के काम करती हूँ तो भी मैं उससे ऐसे काम करती हूँ जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, और यहाँ पर भी MCD तो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, वही बात है कि अगर हम इसको खाली पॉलिटिक्स करेंगे तो मामला खराब है, अगर इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखें तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ये सोच रहा है कि हमारा भी है। पर जब जैसे अब आप आए तो आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स इस क्षेत्र में देखी होंगी या नहीं बात, तो आपको क्या मेजर इश्यूज आपके सामने आए पब्लिकली? देखिए, मेजर इश्यूज जो पब्लिकली यहाँ पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो इतने इश्यूज नहीं हैं, तो धीरे धीरे मैं ले भी रही हूँ। अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हो भी चुके हैं, और जो कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे शुरू हो भी रहे हैं। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है पूरा सिस्टम में कि फाइल वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर वर्क टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने आने के बाद सबसे पहले क्या किया, जो मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट के काम होने चाहिए उनको आइडेंटिफाई करके मैंने सबका एस्टिमेट बनवा के रख लिया। और जब भी जहाँ से भी मुझे बजट का कुछ स्कोप दिखेगा मैं अपनी एंड से वो फाइल लगा देंगे,
मतलब पेपर वर्क में टाइम लगाने का टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैंने बस अपनी फाइल आगे सरकानी है। अच्छा, बहुत बार ये जैसे दिल्ली में क्या लेकिन क्या है कि अब फंड डॉक्टर साहब ने फंड दे दिए, हमारे एमपी साहब जी, फंड आ गया, लेकिन वो फंड एमसीडी के इतने महकमे हैं, इतने डिपार्टमेंट है, आज इस टेबल पे तुम्हारी फाइल है, एक हफ्ते तो उसी पे रह गई, फिर उसके पास है, फिर उसके पास है, आज यहाँ से अप्रूवल, आज वहाँ से वो, आज ये क्वेरी लगा दी, आज वहाँ नेगोशिएशन चल, मतलब इस उसमें आप 3-3 4-4 महीने गवा देते। ये मुझे पूरा सिस्टम एक ड्रॉबैक लग रहा है, बट मैं पता नहीं अकेले इसको सॉल्व कर सकती हूँ या नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, करूँगी। आपने मेरी यहाँ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा कि जो मैंने आइडेंटिफाई की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे सरस्वती विहार वार्ड में जो है वो सीवर का है। ओके। यहाँ पर भी सीवर का प्रॉब्लम है, स्टिल ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, हाथ में फिर भी हम कहीं ना कहीं ले लेते हैं, सिचुएशन इतनी पैथेटिक नहीं होती। लेकिन अगर आप पश्चिम बिहार वाला साइड देखोगे, हमारा वार्ड जो है आप वहाँ विश्वास करेंगे, LIG फ्लैट्स, MIG फ्लैट्स, HIG कोठियाँ सब एक लेवल पर हैं, सबके घरों में पानी जा रहा है, सारी गलियों में पानी है, सीवर ओवरफ्लो। ओके। अभी 3 दिन पहले, वेडनेसडे की बात है, अभी मतलब 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की, हमने वहाँ पर एक पेटिशन लेकर, मैं सारे RW, ट्यूसडे की बात है सब, मैं सारे RWS की तरफ से वहाँ पर जितने भी, मैं वो अपना एक लेटर लेकर मैं जल बोर्ड के दफ्तर पहुँची। फ्राइडे से हमने प्रोग्राम बना लिया था, नो डाउट जल बोर्ड वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी। जब मैंने पूछा कि आपको पता चल गया था कि हम आज आने वाले, कहते हैं हाँ हमें पता चल गया। और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं तो सेंड होती है। तो हम लेकर गए, आप विश्वास नहीं करोगे, हम 2.5 घंटे वहाँ पर रहे, ये गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आएगी, 4 बार उन्होंने ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स बदलते जा रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द RWA प्रेसिडेंट्स, सब लोगों ने हमारा समर्थन किया, हमारे साथ गए। ठीक है, समर्थन में ये नहीं कह रही कि उसी दिन उन्होंने मुझे वोट देना पक्का कर दिया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट पे वो अपने एरिया की प्रॉब्लम लेके, अपनी कॉलोनी की प्रॉब्लम लेकर, जिसको मैं आइडेंटिफाई किया है, उसको लेके मेरे साथ खड़े होना वो एक बहुत बड़ी बात है। आप एक पेटिशन डाल रहे हो, उस पर इतने लोगों का आपको समर्थन मिलता है, तो उन्होंने, जल बोर्ड वालों ने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा था, मैं पूरा 1 हफ्ते का देने के लिए उनको तैयार हूँ। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बट दे आर नॉट रेडी टू लुक इनटू इट। ना PWD देखती है, ना जल बोर्ड देखता है। और जो सेवा बस्ती के इलाके हैं, जैसे यहाँ पे डेरा गाजी है, वहाँ पर पीरागढ़ कैंप, दूसरे के पास, दूसरे के बसाए हुए हैं, दूसरे के बनाए हुए हैं, लेकिन आके अपना किया हुआ काम एक बार देखे तो सही, क्या किया है, क्या बनाया है, क्या इनको मेंटेनेंस की जरूरत है। दे आर नॉट रेडी टू लुक एट। बिजली के खंबे लगे डेरा गाजी में, तो उन खंबों पे लाइट नहीं चल रही कितने महीनों से, 6 महीने हो गए। लाइटें उन्होंने, दूसरे वालों ने ना टाटा पावर्स को हैंड ओवर किया, ना MCD को हैंड ओवर किया। और आगे हम फोन मिलाते रहते आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख के गए, खंबों के नंबर नोट करके गए। कितना लंबा प्रोजेक्ट है, जवाब तो दो वापसी। अगर हम चालान काट देते तो तब तो तुरंत फोन आ जाता है कि हाँ जी आपने हमारा चालान काट दिया, नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए थी। हम बात करने के लिए बुलाते हैं या हम अपॉइंटमेंट सीख करते हैं कि हम आपके ऑफिस आ जाते हैं, बेस्ट तो रहेगा कि वहीं पे साइट पे मिलते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। वहाँ पर एक बड़ा आउटफॉल ड्रेन है, उसमें क्या है, सारे छोटे नालों का पानी उसमें जा रहा है। और मजे की बात क्या, वो नाल कैसे जाएगा, दोनों में लेवल में इतना फर्क है। जो बड़ा आउटफॉल ड्रेन है उसमें पानी का लेवल इस कदर है, इतना ऊंचा, हमारा ड्रेन इस लेवल पे है। तो जब ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ इतना पानी भरा हुआ है तो नीचे का पानी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात वो भी छोड़ दो आप, एक बार हमारा जो पानी जा रहा है छोटे ड्रेन्स का और जो वो आउटफॉल ड्रेन है उसके बीच में हाई टेंशन मोटी मोटी BSCS की केबल्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या धज्जियां उड़ाई हुई है और कोई भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने कल ही लेटर भेजा है और मैंने उन्हें 7 तारीख को, 7 मार्च को सुबह 10:30 बजे का रिक्वेस्ट किया कि हम लोग उस पॉइंट पर मिलते हैं एंड लेट्स कम आउट विद अ जॉइंट सॉल्यूशन।
मेरी और मेरी एमसीडी टीम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक बार बात करके ही तो उसका सोल्यूशन निकलेगा डेफिनेटली। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ, जिसको जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल तो पूरी दिल्ली का एक बड़ा मेजर इशू है आज की डेट में। बिल्कुल है। और सर दूसरा जो वो भी पूरी दिल्ली का है, वो है कि गाय की और ये तो सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा ही है। ये पीछे भी कई लोगों को काट लिया, गाय भी सड़कों पे ऐसे घूमती रहती है कि उसका मतलब एक बड़ा मेजर इशू बना हुआ है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। परसों तो मैंने एक वीडियो बनाकर आई कॉट द कैचर्स रेड हैंडेड और मैंने डीसी को तुरंत वीडियो बना के भेजा। तो कल मैंने देखा और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं। कल शाम को मेरे पास फोन भी आए। तो बट क्या है, देखिए मैंने जो अनऑथोराइज गौशालाएं हैं, मैंने इनको एक प्रपोजल दिया था। मेरे यहाँ पर एक थी बाल भारती स्कूल के सामने टीडीए प्लॉट है, अब वहाँ पे टेंट लग रहा है। टीडीए का प्लॉट है तो उसको अनऑथोराइज तरीके से उसने कब्जा किया हुआ था। तो मैंने वीडियो को भी लेटर लिखा था, भाई क्या है, आप इनको ऑथोराइज कर रहे हो कब्जा करने के लिए, तो इससे अच्छा तो एमसीडी को दे दो, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। मेरे वार्ड में एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो आप फोर्स कर रहे हो लोगों को कि छोटे बड़े फंक्शंस करने के लिए भी महंगे महंगे टेंटों में जाएं। तो डीडीए ने वहाँ पर अपना किसी को लीज पे दे दिया, वहाँ टेंट लग रहा है, तो उसको अपनी गौशाला वहाँ से हटानी पड़ी। उससे पहले मैंने उसको 4-5 बार ये प्रपोजल दिया है कि भाई तुम्हारी कितनी गायें हैं, 10 है, 11 है, 100 है, 100 है तो मैं 125 का चारा, रोटी, गुड़ ये मैं तुम्हें डलवाऊंगी, और तुम इसके गोबर से आप ईंटें बनाओ और मैं शमशान घाट में बिकवाऊंगी। ठीक है, तुम्हें घर बैठे रोजगार मिलता है। एक शर्त मेरी है कि तुम्हारी 100 में से एक गाय भी बाहर नहीं जाएगी इस 4 दीवारी से। यहीं पे चराओ, यहीं पे घुमाओ, सारा खाना जो तुम्हें चाहिए इनके लिए मैं तुम्हें एम्बुलेंस से कनेक्ट कराऊंगी, गायों के हॉस्पिटल से कनेक्ट कराऊंगी, सारी सुविधा तुम्हें ही दूंगी। लेकिन हाँ, आपकी बात को नजरअंदाज किया जाए, सुनते नहीं इस बात में, क्यों वो दे आर नॉट रेडी टू टेक द पेन। उनका काम गायों से कितना है, सुबह 4 बजे दूध निकालना, शाम को निकालना, बस बाकी से कोई बीच की उनकी दिहाड़ी कोई और होती है। हाँ। तो उसमें वो गाय की सेवा क्यों करेंगे, नेचुरली नहीं करेंगे। और मैं तो, मेरा सवाल है उन रेजिडेंट्स से, जैसे कल भी किसी ने मुझे फोन किया, मैंने हम उससे दूध लेते हैं, मैंने कहा आप दूध तो ले रहे हो गाय का, लेकिन आप ये देख रहे हो गाय क्या खा रही है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि आपको लग रहा है कि वो गाय अच्छा दूध दे पा रही है, हम उससे पौष्टिक खाना तो खिला ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुद खाना भेजते हैं, हम तो रोटी। मैंने कहा कितनी गाय के नाम का दे देते होगे, एक गाय के नाम का, डेफिनेटली बस इससे ज़्यादा तो नहीं। आपको क्या पता आपको जो दूध मिला वो उस गाय दिया है किसी और का, नेचुरली सबसे बड़ी। तो ये बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक इसमें लोगों को भी ना थोड़ी अवेयरनेस लेकर आनी। एक इशू और हो रहा है, मेरे को लगता है कि जिसको पूरी दिल्ली के अंदर है, और वो हमारे क्षेत्र में भी पहले मैं देखता था, आज से अगर 10 साल पहले 7 साल पहले जाए तो हमारे सारे फुटपाथ एकदम नीट एंड क्लीन होते थे। अब लगभग हर फुटपाथ के ऊपर किसी ने अपनी दुकान डाल दी है, किसी ने छोटा सा मंदिर बना दिया, किसी ने वो डस्टबिन की दुकान बना दी अपनी कबाड़ी वालों ने जैसे। तो इसके ऊपर क्या हमारा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब मैं आई थी ना यहाँ पर, ये टाटा पावर्स का दफ्तर है परवाना रोड पे, हाँ, ज्योति अपार्टमेंट्स के बाहर, यहाँ पे कबाड़ी पूरी जैक मार्केट बना दी। हाँ, बिल्कुल। एक झोपड़ी भी डली हुई थी, 5-6 कबाड़ी वाले बैठते थे। अप्रैल से ज्यादा मैंने उनको बैठने नहीं दिया। अप्रैल तक, मेरे ख्याल से अप्रैल ही नहीं, मार्च तक ही हमने पूरा 3 बार रेड डाली, उसके बाद हमने बैठने नहीं दी। झोपड़ी भी सब साफ करा। और ये तो अभी इसका क्या सीन है, जैसे डेरा गाजी खान के पास यहाँ पे एकदम रोड से करीब, डेरा गाजी खान के पास जो मैं आपको बताती हूँ, आश्रम है, आश्रम डेरा, हाँ, लगातार हमारा उनसे संपर्क चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, डेरा गाजी खां वाले, देखिए वो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो उनका हक है, मैं इस बात को मानती हूँ। और स्वनिधि योजना के तहत काफी लोगों के पास अब उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन सारी बातें ठीक है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई सब चीज ठीक है, लेकिन एक दायरे में आप अनुशासन से सारे काम करोगे, मुझे सब चीज एक्सेप्टेबल है। अब क्या होता है, एक रेडी खड़ी है, सुबह के टाइम आप देखो 6 बजे जाओ, उसके ऊपर दूसरी रेडी, उसके आगे तीसरी रेडी, शाम तक आते आते वो 3 फुट नीचे आ जाती है, तो इसलिए वो रोड जो है छोटी हो जाती है। तो हम समय समय पर यहाँ पे अभियान चलाते हैं, तो पीछे को नहीं करोगे। अच्छा, एक चीज मैंने और शुरू की हुई है, मैं सबके आधार कार्ड चेक करवाती हूँ,
जो जिसके पास मेरे एरिया का आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ पे अपनी रेडी नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा। हाँ, ये शायद एक इनिशिएटिव, गुड इनिशिएटिव हो सकता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नहीं, ये अगर मैं और लोगों को यहाँ पे बसाऊंगी तो मेरे रेजिडेंट्स कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली वो तो अपने ही छोड़ के यहाँ पे आके। हाँ, मुझे कई लोगों के फिर फोन आते हैं, कई लोग रोष भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर मैं ये सवाल रखती हूँ तो फिर हाँ, सामने वाला जो अप्रोच के लिए फोन कर रहा है वो भी पीछे हट जाए। चलिए, फाइनली 2024 हो गया, इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, तो आपकी कंस्टिट्यूंसी क्या है उसमें कहती है कि डेफिनेटली हम बीजेपी ही यहाँ पर अपना झंडा फहराएगी, वो तो कोई बात ही नहीं है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, पूरी दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की हैं। और देखिए, पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे टेन्योर में 2 चुनाव आएंगे, एक ये लोकसभा का जो भी शुरू हो गया है, और ठीक लोकसभा खत्म होते होते रिजल्ट आने के ठीक 8 महीने बाद हमारा विधानसभा का चुनाव। मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं अगर पार्टी को कुछ वापसी दे सकती हूँ तो यही कि मेरे एरिया से सबसे ज्यादा मार्जिन से, देखो बीजेपी की जीत तो लिखी हुई है, वो तो नियति ने लिख के भेजी है, लेकिन मेरे वार्ड से सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीत हो, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पार्टी को है। तो फिर अब अगला जो चुनाव आएगा विधानसभा, तो उसमें हम क्या शिखा भारद्वाज को एमएलए की फाइट करते देख रहे हैं कि अभी यही देख रहे हैं? अगले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2025 जनवरी तक जो चुनाव होगा, उसमें सिर्फ कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, वही हमारा एमएलए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया है सब कुछ। अच्छा, एक आगे और कर दीजिए बस फाइनली, कि जितने भी लोग हैं हमारे आपके क्षेत्र के वोटर्स हैं या जो भी हमारे कार्यकर्ता है या जो भी, उनके लिए कोई विशेष संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि भाई एक जैसे होता है हमारे कीवर्ड्स जैसे बोलते हैं, वो क्या रहता है? मैं सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहती हूँ, देखो आपकी छोटी बहन हूँ, चाहे आप मेरे कार्यकर्ता बंधु हो, चाहे आप हमारे माननीय रेजिडेंट्स हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी सेवा के लिए क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जहाँ भी आपको लगता है कोई त्रुटि है, कोई कंप्लेंट है, 24 घंटे मेरा फ़ोन नंबर, जो पर्सनल फ़ोन नंबर था क्योंकि सरकारी मिलने में देर हो गई थी, 9810061045, सबके पास ये रीचेबल है। आप फ़ोन ना भी करें तो आप चाहे मैसेज डालें, हम आपकी फीडबैक पे, आपकी रिक्वेस्ट पे तुरंत काम करेंगे। हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा क्षेत्र और इवेंचुअली हमारा देश विकसित हो। और ये मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ, इसमें आप अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। छोटे बड़े अब तो कुछ भी, वो सब भी बातें, फ्रिंजेस, फ्रीबी सब खत्म हो गए, सबकी असलियत सामने आ गई। फ्री का जल था तो उस पर भी ब्लेम गेम्स चल रहे हैं कि पानी का बिल नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है, ये उसकी वजह से आ रहा है। देखिए, हमें टेक्निकली काम करना चाहिए, हमें लॉजिकली काम करना चाहिए, हवा की बातें नहीं करनी चाहिए। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता। हम किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो मुफ्त की रोटी नहीं खा के आते, शगुन का लिफाफा या गिफ्ट दे के आते हैं। किसी बर्थडे पार्टी में छोटे बच्चे भी जाते हैं, चाहे गुलाब के फूल की कली लेके जाएं, कमल का फूल लेके जाएं, लेकिन कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, तब वो ट्रीट खा के आते हैं। तो दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। फ्री के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अगर, तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बुद्धिमान या फिर किसी के बहकावे में आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, वोट देना जैसे हमारा एक हक है, वैसे हमारी एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि भले हम ये सोच लें मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके एक वोट के बदले कुछ ऐसे लोग जो बहकावे में आ जाते हैं, वो ऐसी जगह गलती से बिना कुछ सोचे समझे वोट डाल देते हैं, जिससे अगले 5 साल आपका, आपके परिवार का, आपके आस पड़ोस का, इवेंचुअली पूरे समाज का जो है वो पतन की ओर जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने हक और जिम्मेदारी का भी आप ठीक से निर्वहन करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका ये मैसेज बड़ा शायद एक इफेक्टिव रहेगा पब्लिक के लिए भी, और उनको भी सोचना चाहिए कि अपना वोट एक वाकई में सोच समझ के और एक डिजर्व कैंडिडेट्स को दें, तो शायद हम अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने समाज का भला कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गुप्ता, नई दिल्ली समाचार से, और आपका प्लीज लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।